हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम ऑडिटिंग पे भी आप एमसीक्यूज़ प्लीज़ अपलोड करिए। एंड अब ये जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी ऑडिटिंग की, इसमें अप्रॉक्स आपको 10 पार्ट्स मिलेंगे और जहां हम हर एक पार्ट में 50 एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। तो ओवरऑल आपका 500 एमसीक्यूज़ का एक प्रॉपर प्रैक्टिस हम करा देंगे रिलेटेड टू ऑडिटिंग। एंड इसके बियॉन्ड आप देखना कहीं पे भी कुछ भी आपको कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिलेगा। हर एक क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो फिर जल्दी से अपनी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू एमसीक्यूज ऑन ऑडिटिंग, जहां पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटेक्ट एरर्स, प्रिवेंट एरर्स, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स। अब देखा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑडिटिंग हम करते हैं, उसका मेन पर्पस ये होता है कि एरर्स को डिटेक्ट कर सके, मतलब पहचान सके और फिर फर्दर उसको फ्यूचर में होने से रोक सके। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऑडिटिंग मीन्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, कंट्रोलिंग ऑफ अकाउंट्स। अब ऑडिटिंग का मतलब सिंपली क्या होता है कि एरर्स को तो हम डिटेक्ट करके ढूंढ के रोकने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ फ्रॉड्स के लिए भी सेम ही चीज़ है कि फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि उसको फ्यूचर में होने से रोक सके, दैट इज प्रिवेंट कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फॉर विलफुली मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, नेग्लिजेंस, नो बीइंग ओवर कॉशियस। अब अगर हम लोग सिविल लाइबिलिटी की बात करें, बेसिकली कंपनी ऑडिटर की दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक सिविल लाइबिलिटी होती है और एक क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। तो सिविल लाइबिलिटी मतलब जो छोटे मोटे इग्नोरेंस होते हैं, नेग्लिजेंस होते हैं, उनके लिए सिविल लाइबिलिटी लगती है, दैट इज लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। करेक्ट आंसर होगा सी। अब अगर उनकी वजह से, अगर उन्होंने निग्लेक्ट की है चीज़ों को और उसकी वजह से अगर कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो सिंपली उस केस में क्या होता है कि जो ऑडिटर है उसको अग्रीव्ड पार्टी या पार्टीज को जितना भी उस नेग्लिजेंस की वजह से डैमेजेस हुआ है उसका पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर? बट अगर मान लो वो विलफुली जानबूझ करके फॉल्स स्टेटमेंट कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं है चीज़ों को लेके, तो उस केस में उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विथ एनुअल अकाउंट्स इज गिवन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट भी दे रहे हैं और ऑडिट अकाउंट्स भी दे रहे हैं, तो ये किसको देना पड़ता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि वो रिपोर्ट प्रिपेयर करें एंड उनको कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस को कंसिडर करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करना होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट एक रिपोर्ट वो बनाते हैं। क्लियर? रिपोर्ट के साथ साथ उनको एनुअल अकाउंट्स भी देना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट ऑडिट में। अब देखो, अगर मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें ना, तो मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली क्या है, ये इवैल्यूएट करता है कि जो मैनेजमेंट की पूरी टीम है, जो मैनेजर्स की पूरी टीम है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, क्या वो शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एंड कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट में वर्क कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट रखते हैं। क्लियर? मैनेजमेंट ऑडिट कभी भी किसी इंडिविजुअल मैनेजर के वर्क को एनालिसिस करने के लिए नहीं होता है। मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली एक तरह का असेसमेंट है कि कितने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन की पूरी मैनेजमेंट टीम स्ट्रैटेजीज को एंड रिसोर्सेज को अप्लाई कर रही है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं। कवर परफॉर्मेंस ऑडिट, येस। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, येस। कवर प्रोप्राइटरी ऑडिट, नो। रिफर टू ऑडिट ऑफ वर्क डन बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब किसी एक मैनेजर की बात यहाँ नहीं होती, हमेशा मैनेजमेंट टीम की बात होती है। तो मैनेजमेंट ऑडिट में फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑर्डर्ड बाय द वर्कर्स ऑफ अ कंपनी, नो। गवर्नमेंट, नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेबी। मैनेजमेंट ऑडिट के लिए ऑर्डर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, when an auditor detects material weaknesses in the internal checks and control system of the company under audit, it should report his finding as per। उनको ICAI orders के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट की, अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट बनानी होती है, मेंशन करनी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज फिक्स्ड बाय। अब देखो, अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप फर्म के ऑडिटर की रेम्यूनरेशन की, तो पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म की जो ऑडिट है वो कंपलसरी नहीं है, कुछ ही केस में टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, तो उसका रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? पार्टनरशिप एक्ट नो, कंपनीज एक्ट नो, गवर्नमेंट एक्ट नो, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि रेम्यूनरेशन बेसिकली फिक्स होता है एज पर अग्रीमेंट। सिंपली रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? जो अपॉइंट करता है, और अपॉइंटमेंट कौन करेगा? पार्टनर अपॉइंटमेंट करेगा। तो जब पार्टनर अपॉइंटमेंट करेगा तो रेम्यूनरेशन भी पार्टनर ही फिक्स करेगा। क्लियर? और यहाँ पार्टनरशिप फर्म पूछा था, ना कि कंपनी। अब यही अगर मान लो कंपनी पूछा होता तो उस केस में क्या होता है कि अगर ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है तो रेम्यूनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्स करेंगे। अगर ऑडिटर को सीजी ने अपॉइंट किया है तो उस केस में सीजी ही रेम्यूनरेशन फिक्स करता है, एंड अगर शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है तो फिर शेयर होल्डर्स ही रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। जनरली यही पैटर्न चलता है। नेक्स्ट, इफ शेयर होल्डर्स फेल टू अपॉइंट और रीअपॉइंट ऑडिटर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इन एन एनुअल जनरल मीटिंग, तो उस केस में वैकेंसी कौन फिल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखो, यहाँ पे बता रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करा और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी। जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं नॉन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, तो उनका अपॉइंटमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायरिंग ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी। रीअपॉइंटमेंट हमेशा करता है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो सेकंड का आंसर होगा ए। ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अब ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? सीजी अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दैट इज थर्ड का आंसर होगा सी। एंड ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी वेयर शेयर होल्डर्स फेल्ड टू अपॉइंट और रीअपॉइंट एन ऑडिटर। अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि उस केस में फिर सीजी अपॉइंट करता है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, in so far as a company is concerned, which one of the following pair is not correctly matched? Internal audit obligatory, statutory audit mandatory होता है, continuous audit optional होता है, management audit voluntary होता है। बट अगर internal audit की बात करें ना, तो इसमें कुछ केसेस हैं, अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी तो उस केस में आपको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कराना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा कि इंटरनल ऑडिट ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है कि अगर लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में तो इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। ये याद रख लेना कि बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी है। अगर हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी में ना कई सारे लिमिट है, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ और मोर है तो उस केस में आपको इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। टर्नओवर अगर 200 करोड़ और मोर है तो आपको इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 100 करोड़ से ज़्यादा है तब इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ से उससे ज़्यादा है तो उस केस में इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। तो बेसिकली लिमिट्स याद करनी है, कोशिश करना कि लिमिट्स याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड लास्ट हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। हाँ, टर्नओवर है तो टर्नओवर अगर 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आपको इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग लोन्स और एडवांसेस 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो उस केस में इंटरनल ऑडिट करानी होगी। और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो कि हमने इस केस में बताई थी अनलिस्टेड कंपनीज पे, वो रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बेसिकली ये सारी कंडीशंस हैं। तो इंटरनल ऑडिट ऑब्लिगेटरी नहीं है, बेसिकली इंटरनल ऑडिट तब करानी होती है जब आप कंडीशंस को फुलफिल करो। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, a file which contains rules governing the organization under audit is called as permanent file. Next, where the auditor places a high degree of reliance on an internal control procedure, the acceptable risk of over reliance would be high. हमेशा रिस्क ज़्यादा होगा। स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड बाय, अब स्पेशल ऑडिट कौन ऑर्डर कर सकता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सीजी, सेबी या डिबेंचर होल्डर्स। इसका ऑर्डर हमेशा सीजी कर सकता है। और स्पेशल ऑडिट के लिए भी नो डाउट स्पेशल ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंडक्ट करेंगे। उनको नॉमिनेट कौन करता है? ये देखो, PCCIT कर सकते हैं या CCIT कर सकते हैं या CIT, इनमें से कोई भी अपॉइंट कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करे। बट स्पेशल ऑडिट किसकी कहने पे होती है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट,
मैनेजमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, अब मैनेजमेंट ऑडिट कौन करता है, पहले तो ये समझो कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। ये अभी हमने बताया कि मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली इसलिए होता है ना, सो दैट हम ये देख सकें कि जो टीम ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो मैनेजमेंट ऑडिट कोई भी एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय कंडक्ट कर सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं और उससे हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट करा सकते हैं। क्लियर? यहाँ लिखा है द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नो, गवर्नमेंट ऑडिटर नो, कॉस्ट ऑडिटर नो। तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ये कंडक्ट करता है एम्प्लॉय या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज सेट टू एग्जिस्ट इन एन, अब अगर इंटरनल चेक की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये पार्ट है डेली रूटीन का, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी वर्क एक एम्प्लॉय ने किया है उस काम को कोई दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है। An employee is specifically deputed to check the work of another employee? No. Departmental head checks the work of a subordinate? No. Some outside experts check the work of the employees? No. Another employee of the same department, उसी सेम डिपार्टमेंट का कोई दूसरा एम्प्लॉय चेक कर सकता है, और कोई भी चेक कर सकता है, बस सेम डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी? नो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर होगा डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन एन ऑर्गेनाइजेशन? अभी इंटरनल चेक का मतलब बताया ही था, सिंपली ही शुड मॉनिटर एंड सुपरवाइज द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन किससे मांग सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स से, पास्ट ऑडिटर से, डायरेक्टर से, या इंटरनल ऑडिटर से। करेक्ट आंसर होगा सी, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, वर्किंग पेपर्स विच कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की। सैम्पलिंग इज यूज्ड इन द केस ऑफ, सैम्पलिंग कब यूज होता है? कलेक्शन ऑफ डेट्स बाय द अकाउंटेंट, टेस्ट चेक्स बाय द ऑडिटर, जब टेस्ट चेक करना होता है तो सैम्पलिंग यूज करते हैं। अ कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज नॉट सूटेबल वेयर ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू बट कॉम्प्लिकेटेड, देर इज नो अर्जेंसी टू फाइनलाइज अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इंटरनल ऑडिट वर्क इज बीइंग कैरिड ऑन इन अ satisfactory मैनर, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन ऑपरेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नो डाउट जहाँ इंटरनल ऑडिट वर्क चल रहा होगा, क्या वहाँ कॉन्टिन्यूस ऑडिट की जरूरत होगी? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट is an independent appraisal of the total management process, a statutory requirement, investigation into the conduct of director, independent appraisal of competitiveness of business। अब मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली किसके लिए होती है? टीम ऑफ मैनेजमेंट के लिए, और ये किसी तरह का कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये टोटल मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ से एक खुद से वॉलंटरी अप्रेजल होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द, फर्स्ट ऑडिटर हमेशा कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑर्डिनरली, जर्नली कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, अब इंटरनल चेक बेसिकली किसका पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल का। नेक्स्ट, when the auditor examines and tests the client's accounting and other control system to see whether or not they constitute a reliable base for the preparation of account, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। ऑडिट नोटबुक इज अ, अब अगर हम ऑडिट नोटबुक की बात करें तो ये एक तरह का ना रजिस्टर है, जहां ऑडिट टीम अपने सारे क्रूशियल पॉइंट्स जो ऑडिट से रिलेटेड होते हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट, उसको रिकॉर्ड करता है। क्लियर? उसमें आप एरर्स के बारे में बताते हो कि क्या एरर्स आपने फाउंड किए, किन किन टॉपिक्स पे आपको डाउट है, किन किन टॉपिक्स पे आपको क्लाइंट से एक्सप्लेनेशन चाहिए, एंड सो ऑन। पर्सनल नोटबुक ऑफ एन ऑडिटर, रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर, रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंक्वायरीज विच एन ऑडिटर हैज टू रिफर टू हिज क्लाइंट। करेक्ट आंसर होगा सी। Which one of the following statements regarding the internal check system is correct? Have an accurate record of all the business transactions. Know the accounting method followed in the business. अब अगर हम लोग इंटरनल चेक की बात करें तो इसमें हमें ये ज़रूर पता होता है कि क्या अकाउंटिंग मेथड फॉलो हो रहा है। प्लान फॉर फ्यूचर ऑडिट वर्क्स, एज सर्टेन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, सिर्फ इतना पता होता है कि क्या अकाउंटिंग मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, by observing, testing and assessing, an auditor examines the system of internal audit, internal control, continuous audit or statutory audit. Correct answer होगा internal control. An auditor of a partnership firm is appointed as per.
अब क्योंकि पहले हमने बताया कि जब पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, पार्टनर्स या एज पर अग्रीमेंट वो अपॉइंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अ कंपनी ऑडिटर मे बी रिमूव्ड इन द मीटिंग ऑफ, कंपनी ऑडिटर को अगर आपको रिमूव करना है तो फिर उस केस में आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा इन जनरल मीटिंग। क्लियर, आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा कि हमें इस पर्टिकुलर ऑडिटर को रिमूव करना है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ है कि जो कंपनी ऑडिटर है उनका रिमूवल ना दो तरीके से होता है। एक तो जो उनका टर्म है उनकी एक्सपायरी, उसकी एक्सपायरी के पहले या बाद में। अब क्वेश्चन में ये चीज़ कहीं नहीं मेंशन किया है कि बिफोर या आफ्टर, तो हमने आफ्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जर्नल मीटिंग में ही आप रिमूवल कर सकते हो। बट इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर आपको उनको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ टर्म रिमूव करना होगा तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है अलॉन्ग विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर, एंड अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म आपको उनको रिमूव करना है तो उस केस में आप जर्नल मीटिंग में सिंपली एक रेजोल्यूशन पास कर दोगे और उनको रिमूव कर दोगे। तो एज पर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा डी, जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय एनी ऑफ द थ्री अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, और वो थ्री अपॉइंटिंग अथॉरिटीज का जो सीक्वेंस है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा डी। द लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर कैन बी, ये ऊपर ही हमने बताया था कि सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, वाउचिंग। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो करेक्ट सीक्वेंस होगा पहले वाउचिंग, फिर वेरिफिकेशन और फिर वैल्यूएशन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज यूजफुल बिकॉज, कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्यों यूजफुल है? मोर डिटेल चेकिंग इज पॉसिबल, क्योंकि अगर लगातार आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट चल रही है तो आप ज़्यादा अच्छे से चेक कर पाओगे, डिटेल चेक आप रख पाओगे। ऑडिट कैन बी कंप्लीटेड क्वाइट क्विकली, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब कंटिन्यूस ऑडिट रखा है, डेली बेसिस पर ऑडिट चली रही है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी बहुत हेल्प मिलती है। फिगर्स इन द अकाउंट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एज द ऑडिटर्स विजिट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। इंटरनल चेक कैन बी डन अवे विद। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड कि ये दोनों पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट। नेक्स्ट, विच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू आपको मैच करना है। बेसिकली लिस्ट वन में आपको नेचर ऑफ ऑडिट दिया और लिस्ट टू में क्या दिया, रिलेटेड टाइप्स ऑफ ऑडिट, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सबसे पहले बोल रहा है कि ऑडिट वर्क इज कैरीड ऑन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करो उसके साथ ही साथ आप ऑडिट करो, तो ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट हो गई। ऑडिटर स्टार्ट्स हिज वर्क व्हेन द फाइनल ऑडिट हैव बीन प्रिपेयर्ड। जब फाइनल ऑडिट मतलब फाइनल अकाउंट आपका प्रिपेयर हो जा रहा है तो उस तरह के ऑडिट को हम कहते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। ऑडिट कंडक्टेड इन बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, इसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। एंड सम ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द होल पीरियड और स्पेसिफिक पीरियड आर ऑडिटेड, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल ऑडिट। यहाँ केस ऑडिट एक्स्ट्रा दिया हुआ है और ये हमारा सीक्वेंस है BACE, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which one of the following would be sufficient ground for an auditor to submit a qualified report even though the management had given a note to the accounts? Securities belonging to the client are lodged with a depository. Fixed assets have been mortgaged. Bank balance as shown by the passbook is different from that indicated by the cash book. इन तीनों ही केसेस में क्वालिफाइड रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इन विच एन ऑडिटर प्रिपेयर्स दीज डॉक्यूमेंट। अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, फिर ऑडिट नोटबुक, फिर ऑडिट फाइल्स और फिर ऑडिट रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? टेस्ट चेक। अब टेस्ट चेक की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में आप जो कुछ ट्रांजैक्शंस का रैंडम चेकिंग करते हो, तो रैंडम चेकिंग लिखा है, ये करेक्ट है। इंटरनल चेक की बात करें तो ये बेसिकली एक इंटीग्रल फंक्शन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, कि यहाँ एक पर्सन ने जो भी काम किया है उसको ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली कोई दूसरा भी चेक कर रहा हो, अ सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक चेकिंग, ये भी करेक्ट है। इंटरनल कंट्रोल, अब इंटरनल कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, और इसमें ना इंटरनल चेक भी इंक्लूड होता है और इंटरनल ऑडिट भी, तो ये भी करेक्ट है।
एन इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो नो डाउट इसमें अकाउंट्स का एग्जामिनेशन तो होता है, बट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी कि डी करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसाइडेड बाय द। अब सिंपली देखो, अभी हमने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके केस में ऑडिट कंपलसरी तो है नहीं, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। तो स्कोप कौन फिक्स करेगा? स्कोप फिक्स होगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से। जो अपॉइंटमेंट दी गई है उनको, जो उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दी गई है उसी के थ्रू उनका स्कोप भी फिक्स होगा। बेसिकली अग्रीमेंट के थ्रू उनकी ड्यूटीज एंड राइट्स अपॉइंट किए जाते हैं और वैसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू उनका स्कोप फिक्स किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, a chartered accountant who has purchased on credit goods worth rupees 2000 from a company Z Limited, उस केस में वो डिसक्वालिफाइड होते फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ Z Limited, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। 3 सिचुएशन दिए और लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड नॉट नेसेसरली अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस लिस्टेड एट। किन किन केस में कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है? द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉडलेंटली, तो इस केस में आपको अपॉइंट करना होगा। द पर्सन्स कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन गिल्टी और फ्रॉड, द कंपनी सो डिजायर इट बाय वे ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इन दोनों केसेस में तो आपको नहीं भी, अगर आप अपॉइंट करें तो भी चलेगा, बट फर्स्ट केस में तो आपको अपॉइंट करना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सरप्राइज चेक्स आर पार्ट ऑफ एन। अब सरप्राइज चेक की बात करें तो ये बेसिकली किसका पार्ट है? ऑडिट प्रोग्राम का। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। फिजिकल चेक करना या फिजिकल वेरिफिकेशन करना फिक्स्ड एसेट का, ये ड्यूटी है ऑडिटर की। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग प्रोसीजर इन दैट द प्रोसीजर्स रिलेट टू। ये जो प्रोसीजर्स ये हमेशा किससे रिलेट होते हैं? एक्ट्स टू बी परफॉर्म्ड। करेक्ट आंसर होगा सी। What is the correct sequence of the following assignments? ये सारे असाइनमेंट्स दिए और इनका आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले होता है इंटरनल चेक, फिर होता है इंटरनल कंट्रोल, फिर होता है टेस्ट चेक, लास्ट होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द केस ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी में बी अपॉइंटेड बाय द। अगर मान लो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उस केस में उस वैकेंसी को हमेशा कौन फिल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ये ओवरऑल 50 MCQ से रिलेटेड टू ऑडिटिंग, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और इसी तरीके से नेक्स्ट 9 पार्ट्स में हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको आज किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम नेक्स्ट 50 MCQs पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू ऑडिटिंग। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।